धौलागिरी की पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव, जहां समय जैसे थम सा गया था। बरसात के मौसम में यहाँ की हवाएं और भी सर्द हो जाती थीं। हर शाम धुंध धीरे धीरे गांव को अपनी बाहों में समेट लेती और छतों पर टीन की चादरों पर गिरती बारिश की बूंदें किसी पुरानी कविता की धुन सी सुनाई देती। गांव के सबसे किनारे पर एक पुराना मकान था। मिट्टी की दीवारें, टीन की छत और बरामदे में एक बूढ़ा आदमी बाबा अरुण अकेला बैठा करता। उसके जीवन में अब कोई आवाज नहीं थी, सिवाय उस बुझे हुए चूल्हे की, जिसमें कभी कभी वह लकड़ी डालकर अपने लिए चाय बनाता। बाबा अरुण के बेटे रवि ने 10 साल पहले एक भयानक झगड़े के बाद यह घर छोड़ दिया था। उस रात उन्होंने जो कड़वे शब्द कहे थे, वे आज भी बाबा के कानों में गूंजते थे। रवि के जाने के बाद उन्होंने कभी किसी को अपने करीब आने नहीं दिया। वे नहीं जानते थे कि बेटे ने जीवन में क्या चुना, कहाँ है, जिंदा भी है या नहीं। पर हर रात जब हवाएं घर की खिड़कियों को थपथपाती, तो बाबा का मन कहीं दूर उसी अंधेरी रात में चला जाता जब रवि घर छोड़कर गया था। उस रात भी कुछ अलग नहीं था। बारिश जोरों से हो रही थी। बाबा चूल्हे के पास बैठकर गर्म चाय की चुस्की ले रहे थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। टप टप टप। बाबा चौंके। इतनी रात गए, वह भी बारिश में। उन्होंने कुछ देर तक ध्यान से सुना। शायद कोई भ्रम हो, पर फिर वही आवाज, इस बार और तेज। टप टप टप। कौन है? बाबा ने दरवाजे की ओर देखते हुए आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ बारिश की बूंदों की आवाज और हवा की सरसराहट। बाबा ने अपनी छड़ी उठाई और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़े। लकड़ी का पुराना दरवाजा चरमराता हुआ खुला। सामने बरसात में भीगी एक युवती खड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, बाल पानी से चिपके हुए थे और उसके होंठ ठंड से कांप रहे थे। बाबा, मैं माफी चाहती हूँ, मैं रास्ता भटक गई हूँ। मेरी जेब में पैसे नहीं बचे हैं और पास में कोई रिश्तेदार नहीं। क्या मैं एक रात यहाँ रह सकती हूँ? उसकी आवाज बहुत धीमी थी, पर आंखों में सच्चाई झलक रही थी। बाबा अरुण ने पहले तो उसे संदेह से देखा। इन दिनों विश्वास करना आसान नहीं था। पर फिर उन्होंने उसके कांपते शरीर और सूजे हुए पांवों को देखा। उन्होंने एक गहरी सांस ली। अंदर आ जाओ, उन्होंने कहा, पर स्वर अब भी कठोर था। लेकिन सुबह निकल जाना। लड़की ने सिर झुकाकर धन्यवाद कहा और चुपचाप भीतर आ गई। बाबा ने उसे चूल्हे के पास बैठाया। फिर पुराने संदूक से एक ऊनी शॉल और सूखे कपड़े निकाले। ये लो, बदल लो, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। कुछ देर बाद बाबा ने उसके लिए गरम दाल और चावल बनाया। वह लड़की, जिसका नाम मीरा था, शांत बैठी थी, पर उसकी आंखों में एक गहरी थकावट थी। उसने खाना खाते समय एक शब्द भी नहीं कहा। बाबा उसे बहुत ध्यान से देख रहे थे। इतने वर्षों बाद उनके घर में किसी ने चूल्हे के पास बैठकर खाना खाया था। कुछ अनजाना सा भाव उनके मन में उमड़ रहा था, शायद सहानुभूति, शायद कोई पुरानी याद। रात के वक्त बाबा ने उसके लिए बरामदे में एक चारपाई बिछा दी और खुद अंदर चले गए। पर वह सो नहीं पाए। बारिश अब भी हो रही थी। हवा की सरसराहट, टीन की छत पर पड़ती बूंदों की आवाज और फिर एक और आवाज, धीरे धीरे चलने वाले कदमों की। बाबा चौंक कर उठे। उन्होंने चुपचाप खिड़की से बाहर झांका। बरसात की धुंध में उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया, पर मन में एक बेचैनी उठी। कहीं कोई देख तो नहीं रहा था? कौन हो सकता है इस वक्त? उन्होंने छड़ी पकड़ी और दरवाजे के पास तक गए, पर फिर खुद को रोका। क्या यह सिर्फ कल्पना थी? उन्होंने फिर एक बार बाहर झांका। मीरा अब भी सोई हुई थी। बरसात की वजह से सारा माहौल निस्तब्ध था,
पर बाबा का मन अब बेचैन था। सुबह सूरज की पहली किरणें जैसे ही पहाड़ों से झांकी, मीरा उठ चुकी थी। उसने चुपचाप अपने कपड़े तह किए, शॉल वापस रखी और बाबा को धन्यवाद कहकर जाने लगी। तुम्हें कोई लेने आएगा? बाबा ने पूछा। मीरा ने सिर हिलाया। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। धन्यवाद बाबा। बाबा ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया। मीरा धीरे धीरे बारिश में भीगते हुए रास्ते पर चल पड़ी। बाबा दरवाजे पर खड़े होकर उसे जाते हुए देखते रहे। पर जब वह मुड़ी और आंखों में एक अंतिम बार देखा तो वह नजर कुछ कह रही थी। बाबा ने दरवाजा बंद किया और चूल्हे के पास लौट आए। वह बैठ ही रहे थे कि उनकी निगाह मेज पर रखे एक छोटे से लकड़ी के डिब्बे पर पड़ी। वह डिब्बा मीरा ने छोड़ा था। उन्होंने चौंक कर उसे खोला। अंदर एक छोटा सा चांदी का कड़ा था। वही कड़ा जिसे उन्होंने सालों पहले रवि को दिया था, उसके 10वें जन्मदिन पर। उनकी उंगलियां कांपने लगीं। साथ ही एक चिट्ठी रखी थी। बाबा अरुण, मैं मीरा हूं, रवि की मित्र। यह वही कड़ा है जो आपने उसे बचपन में दिया था। वह खुद नहीं आ सका, लेकिन उसने मुझसे कहा कि अगर कभी मुझे आपसे मिलने का अवसर मिले तो यह कड़ा आपको लौटा दूं। वह बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन शायद हिम्मत नहीं जुटा पाया। मीरा। बाबा अरुण ने वह कड़ा हाथ में लिया और एक भारी सांस ली। आंखों से अनजाने में आंसू गिर पड़े। 10 सालों की चुप्पी में आज पहली बार कोई आवाज आई थी और वह एक चांदी के कड़े की खनक थी। बाबा अरुण का मन उस दिन बेचैन रहा। चूल्हे के पास बैठा वह कड़ा उनकी हथेली में अब भी रखा था, जैसे वह अब भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि यह सच है। मीरा कौन थी? रवि ने उसे क्यों भेजा? और वह खुद क्यों नहीं आया? कड़ा उनके लिए केवल एक आभूषण नहीं था। वह उनके और रवि के रिश्ते की आखिरी डोरी थी। वह कड़ी जो टूट चुकी थी पर अब अचानक फिर से हाथ में थी। उन्होंने उस पर उंगली फिराई। उसकी सतह अब भी वैसी ही चमकदार थी जैसी वर्षों पहले थी, जब उन्होंने गांव के सुनार से इसे बनवाया था। उनकी आंखें कुछ देर के लिए बंद हो गईं। अतीत की परतें धीरे धीरे खुलने लगीं। वे दिन याद आने लगे जब रवि छोटा था, नंगे पांव आंगन में भागता, मां के पीछे पीछे। उसकी हंसी पूरे घर को जीवंत बना देती थी। पर फिर वक्त बदल गया। रवि बड़ा हुआ, अपनी सोच रखने लगा, और एक दिन जब उसके सपनों और बाबा की अपेक्षाओं में टकराव हुआ, तब उस रात ने सब कुछ बदल दिया। झगड़ा हुआ, ऐसा झगड़ा जिसमें दोनों ने अपने अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए। रवि चला गया और बाबा कभी उसे रोक नहीं पाए। अब 10 साल बाद एक अनजान लड़की वह कड़ा लेकर आई थी और रवि का नाम फिर से इस घर में गूंजा था। बाबा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। शब्दों में एक हिचक थी, एक संकोच, जैसे रवि अब भी डर रहा हो उनके क्रोध से, उनके अस्वीकार से। दिन ढलने लगा। गांव की गलियां धुंध में डूबने लगीं और बाबा का मन बार बार उस एक रात पर लौट आता। शाम होते ही बाबा बरामदे में बैठे थे कि एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे कोई देख रहा हो। उन्होंने आंखें उठाईं और फिर ठिठक गए। सामने धुंध और हल्की बारिश के बीच गांव के रास्ते पर एक परछाई खड़ी थी। छाता नहीं था और सिर झुका हुआ था। बाबा उठे, छड़ी पकड़ी और दरवाजे की ओर बढ़े। कौन है? उन्होंने पुकारा। परछाई एक पल को हिली, फिर बिना उत्तर दिए मुड़ गई और धीरे धीरे ओझल हो गई। बाबा कुछ क्षण तक वहीं खड़े रहे। क्या वह रवि था? क्या वह दरवाजे तक आकर फिर से लौट गया? क्या वह आज भी डरता है? उस रात बाबा को नींद नहीं आई।
वे बार बार सोचते रहे कि रवि के मन में कैसा भय रहा होगा कि वह अपने ही घर के दरवाजे तक आकर लौट गया। क्या उन्होंने सच में उसे इतना डरा दिया था? सुबह जल्दी बाबा उठे। उन्होंने गांव के कुएं से पानी खींचा, चाय बनाई और कड़ा फिर से अपने कुर्ते की जेब में रखा। फिर वह निकल पड़े उस पते की ओर जो मीरा की चिट्ठी में लिखा था। वह शिमला में एक छोटा सा अस्पताल था जहां मीरा का इलाज चल रहा था। शिमला पहुंचने में 3 घंटे लगे। पहाड़ी रास्ते, घुमावदार मोड़ और बाबा की आंखों में एक अनकही उम्मीद। अस्पताल के बरामदे में उन्होंने रिसेप्शन पर पूछा, मीरा नाम की कोई युवती यहां भर्ती है? नर्स ने रिकॉर्ड देखा और सिर हिलाया। हाँ, कमरा नंबर 7। कमरे के बाहर पहुंचकर बाबा कुछ पल ठिठके। उन्हें नहीं पता था कि क्या कहेंगे। दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर मीरा खिड़की के पास बैठी थी, एक किताब गोद में और आंखें बाहर आसमान पर टिकी हुईं। बाबा ने दरवाजे पर दस्तक दी। मीरा चौंकी। फिर जैसे ही उन्हें देखा, उसकी आंखों में आश्चर्य और घबराहट दोनों आ गए। बाबा, आपने कैसे? बाबा अंदर आए और एक कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठ गए। कुछ क्षण तक चुप्पी छाई रही। फिर बाबा ने सीधा सवाल किया, ये कड़ा कहाँ मिला तुम्हें? मीरा ने गहरी सांस ली। रवि ने मुझे दिया था। उसने कहा कि अगर कभी वह लौट नहीं पाए तो यह कड़ा आपको लौटा दूं। क्यों नहीं लौटा वह खुद? मीरा ने कुछ पल चुप रहकर कहा, क्योंकि वह डरता है कि आप उसे माफ नहीं करेंगे। बाबा की आंखों में कुछ कांपा। क्या तुम जानती हो, उन्होंने धीरे से कहा, मैंने कितनी बार दरवाजे की ओर देखा है, उम्मीद की थी कि वह आएगा। क्या तुम समझ सकती हो कैसा लगता है जब बेटा घर छोड़ जाता है और वापस नहीं लौटता? मीरा चुप रही। पर तुमने यह कड़ा कहाँ से पाया? क्या वह अब भी तुम्हारे साथ है? बाबा की आवाज में अचानक कठोरता आ गई थी। मीरा कुछ असहज हो गई। नहीं, वह अब यहाँ नहीं है। वह अब कहीं और काम करता है, मैं नहीं जानती कहाँ। और कड़ा? बाबा ने जेब से कड़ा निकालकर उसकी ओर बढ़ाया। इस पर चिट लगाई थी एक दुकान की। क्या तुमने इसे खरीदा? मीरा की आंखों में अचानक कुछ बदल गया। वह चौंकी, जैसे उसकी कोई छुपी बात सामने आ गई हो। बाबा, मैं आपको सच बताती हूँ। बाबा अब पूरी तरह सतर्क हो चुके थे। रवि एक बार बहुत मुश्किल में था। उसे एक व्यापार में धोखा मिला। उसके पास पैसे नहीं थे, रहने को घर नहीं, खाने को खाना नहीं। वह मानसिक रूप से टूट चुका था। उसी वक्त मैंने देखा कि उसके पास यह कड़ा है। मैंने उसे मना किया कि इसे न बेचे। पर जब हालात बहुत खराब हो गए तो मैंने उसकी अनुमति से इसे गिरवी रख दिया। बाबा की भौहें चढ़ गईं। तुमने इसे बेच दिया? नहीं, मैंने गिरवी रखा और फिर धीरे धीरे पैसे जोड़कर इसे वापस लिया। मैंने इसे सहेज कर रखा क्योंकि मुझे पता था एक दिन यह आपको लौटाना है। यह सिर्फ एक कड़ा नहीं था, यह आपके बेटे की पहचान थी। और मुझे लगा यही पुल हो सकता है आप दोनों के बीच। बाबा ने चुपचाप उसकी आंखों में देखा। उसकी आवाज में सच्चाई थी। आंखों में थकान थी, पर झूठ नहीं। कमरे में चुप्पी छा गई। बाहर बारिश फिर से होने लगी थी। खिड़की पर बूंदें गिर रही थीं, बिल्कुल उसी तरह जैसे उस रात जब मीरा पहली बार उनके दरवाजे पर आई थी। कुछ क्षण बाद बाबा ने धीरे से कहा, तुमने जो किया वह मेरे बेटे के लिए किया, और शायद मेरे लिए भी। मीरा ने सिर झुकाया। क्या तुम जानती हो वह अब कहाँ है? मीरा ने सिर हिलाया। नहीं, उसने कहा था कि अगर कभी हिम्मत जुटी तो वह खुद लौट आएगा। बाबा ने गहरी सांस ली।
अब मैं उसका इंतजार नहीं करूंगा। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। बाबा अरुण अस्पताल से लौटते समय एक अजीब सी शांति महसूस कर रहे थे, पर वह शांति सथी थी। भीतर एक तूफान पल रहा था। पहाड़ियों से उतरते हुए उनकी छड़ी हर पत्थर पर एक अलग सुर छेड़ रही थी, मानो उनकी बेचैनी को बाहर निकालने का प्रयास कर रही हो। मीरा से मिलकर उनका मन बोझिल हो गया था। एक अनजान लड़की ने वर्षों से संभाल कर रखे कड़े को लौटाया था, जिसे उनका अपना बेटा लौटाने की हिम्मत नहीं कर सका। यह विचार उन्हें भीतर तक हिला गया था। रवि अब भी जिंदा है, यह जानना जितना सुकून देने वाला था, उतना ही पीड़ा भरा भी। वह उनके पास आ सकता था, पर आया नहीं। वह उनके दरवाजे तक आ सकता था, पर आया नहीं। क्या उन्होंने सच में अपने बेटे से इतना कठोर व्यवहार किया था कि वह अपने ही पिता के सामने खड़े होने से डरता है? गांव लौटते वक्त शाम हो चुकी थी। सूरज ढल रहा था और पहाड़ी रास्तों पर हल्की धुंध छाने लगी थी। गांव की गलियों में वही पुरानी चुप्पी थी। बाबा का मन अब और अधिक चुप नहीं रहना चाहता था। घर पहुंचकर उन्होंने दरवाजा खोला और चूल्हे में आग जलाई। चाय का पानी चढ़ाया और अपने कमरे से उस कड़े को फिर से निकालकर टेबल पर रख दिया। कुछ देर तक वह सिर्फ उसे देखते रहे, मानो उसमें छिपी सारी कहानियां पढ़ लेना चाहते हों। रात धीरे धीरे गहराने लगी। बारिश फिर से होने लगी थी, वैसी ही जैसे उस रात हुई थी जब मीरा पहली बार उनके दरवाजे पर आई थी। अचानक बरामदे की छत पर हल्की सी आहट हुई, किसी के धीमे कदमों की। बाबा ने चौंक कर सिर उठाया। वही एहसास, वही बेचैनी जो उस रात भी हुई थी जब उन्होंने परछाई को देखा था। इस बार वह इंतजार नहीं करना चाहते थे। उन्होंने छड़ी उठाई और दरवाजे की ओर बढ़े। बिना किसी हिचक के उन्होंने दरवाजा खोला। सामने कीचड़ से सना आंगन था और बारिश अब भी हल्की फुहारों की तरह गिर रही थी। पर इस बार वहां कोई खड़ा था। बरसात की धुंध में वह चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, पर शरीर का ढांचा, खड़ा होने की मुद्रा कुछ तो जाना पहचाना लग रहा था। बाबा का दिल जोर से धड़कने लगा। रवि, उन्होंने धीमे स्वर में पुकारा। परछाई हिली, जैसे शब्दों ने उसे चौंका दिया हो। कुछ क्षण तक वह वहीं खड़ी रही, फिर पीछे मुड़ने लगी। रुको, बाबा ने आवाज तेज की। रवि, रुक जाओ। पर वह परछाई मुड़ी नहीं। उसने सिर्फ सिर झुकाया और फिर धुंध में खो गई। बाबा बरसात में कुछ कदम आगे बढ़े, पर उम्र और ठंड ने उनके पैरों को थाम लिया। वे वहीं रुक गए, ठिठके हुए, भीगे हुए और भीतर तक कांपते हुए। रात के अंधेरे में उन्होंने सिर्फ एक ही चीज सुनी, अपने ही दिल की धड़कने। अगली सुबह वह बहुत जल्दी उठे। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, पर मन में ठान लिया, अब वह रवि को खोज निकालेंगे, चाहे उसे देश के किसी भी कोने में क्यों न जाना पड़े। पर दिन के उजाले ने उन्हें एक और उत्तर दिया, अनायास, अप्रत्याशित। गांव की चाय की दुकान पर बैठे हुए बाबा को गांव की एक औरत कामला आंटी मिली, जो वर्षों से उन्हें जानती थी। उन्होंने चाय का प्याला बढ़ाते हुए पूछा, बाबा, कल रात को कोई आया था क्या आपके घर के पास? बाबा ने चौंक कर देखा, तुम्हें कैसे पता? मैंने देखा, कामला आंटी ने धीरे से कहा। एक लंबा लड़का खड़ा था आपके गेट के बाहर। छतरी नहीं थी उसके पास। बहुत देर तक बस खड़ा रहा, फिर चला गया। बाबा की आंखों में चमक आ गई, क्या तुमने उसका चेहरा देखा? नहीं, सिर्फ उसकी चाल। लेकिन बाबा, उसका चेहरा भले न देखा हो, पर वो रवि ही था। बाबा ने गहरी सांस ली। उन्हें अब शक नहीं रहा, रवि आया था। वह यहाँ था, बस कुछ कदम दूर पर, अब भी असमंजस में। उस दिन बाबा अरुण ने कुछ नहीं खाया। वह बस उसी मेज के पास बैठे रहे जहां कड़ा रखा था।
उनके हाथ में चिट्ठी थी मीरा की, जिसे उन्होंने अब जाने कितनी बार पढ़ लिया था। शाम को उन्होंने एक निर्णय लिया। उन्होंने पुरानी संदूक से एक पुरानी डायरी निकाली, वही जिसमें वह कभी कविताएं लिखा करते थे। उसमें उन्होंने एक कागज निकाला, एक अधूरी चिट्ठी। यह चिट्ठी उन्होंने वर्षों पहले रवि को लिखी थी, जब वह बहुत अकेले हो गए थे, पर कभी उसे भेज नहीं पाए। कागज पीला पड़ चुका था। स्याही कुछ जगहों पर धुंधली हो गई थी। रवि, अगर तू कभी यह चिट्ठी पढ़ रहा है तो शायद मैं इसे भेज नहीं पाया हूं। बेटा, मैं तुझसे नाराज नहीं हूं। शायद मैं कभी रहा भी नहीं। बस मैं डरता था अपने ही शब्दों से, अपने ही कठोर व्यवहार से। मैं चाहता हूं कि तू लौट आए, चाहे जैसे भी, जब भी। बस लौट आ। बाबा की आंखें भर आईं। उन्होंने उस चिट्ठी को मोड़ा और कड़े के नीचे रख दिया। अब वह जान चुके थे उनके बेटे ने दरवाजे तक आने की हिम्मत जुटाई थी। अगली हिम्मत भीतर आने की शायद उन्हें देनी होगी। उसी रात उन्होंने दरवाजा खुला छोड़ दिया और उम्मीद फिर से घर में रहने लगी। गांव धौलागिरी की सुबह पहाड़ियों की तरह शांत और स्थिर होती थीं, लेकिन बाबा अरुण के भीतर सब कुछ एक अजीब सी बेचैनी से हिल रहा था। पिछली रात उन्होंने पहली बार दरवाजा खुला छोड़ा था, जैसे उनके भीतर वर्षों से जमी हुई कठोरता अब दरकने लगी हो। वह जानते थे रवि आया था। वह अब और छिपा नहीं रह सकता था। और शायद अब बाबा भी उसे ढूंढने नहीं निकलेंगे, अब वह चाहेंगे कि रवि खुद लौटे। उस दिन उन्होंने घर की सफाई शुरू की। वर्षों से बंद पड़ी अलमारी खोली, पुराने कपड़े, किताबें और एक पुराना रेडियो बाहर निकाला। कमरे के कोने में रखा वह लकड़ी का संदूक भी खोला, जिसमें रवि के बचपन की चीजें थीं, एक खिलौना कार, एक टूटा हुआ पतंग और एक रेखाचित्र जो उसने कभी 5वीं कक्षा में बनाकर बाबा को दिया था। उस तस्वीर में एक घर था, जिसके बाहर पिता और पुत्र हाथ में हाथ डाले खड़े थे। बाबा अरुण की उंगलियां उस तस्वीर पर ठहर गईं। समय कितना बदल गया था। जो हाथ कभी उनके साथ था, वह अब वर्षों से उनसे दूर था। शाम होते ही बारिश फिर शुरू हो गई, हल्की बूंदें पर निरंतर गिरती हुई। हवा में ठंडक घुल गई थी और आसमान फिर से बादलों से घिर गया था। बाबा ने चाय बनाई और बरामदे में आकर बैठ गए। आंखें उस रास्ते पर टिकी थीं जो गांव की ओर जाता था। घड़ी ने 7 बजाए, फिर 7:30, फिर 8, और तभी उसी पगडंडी पर एक आकृति दिखाई दी। छाता नहीं था। कंधे झुके हुए थे, पर चाल में हेजिटेशन की जगह अब एक थकावट थी। कुछ क्षणों बाद वह आकृति दरवाजे के सामने खड़ी थी। बाबा धीरे से उठे। उन्होंने उस चेहरे को देखा, दाढ़ी बढ़ी हुई थी, आंखों के नीचे गहरे घेरे, कपड़े गीले और फटे हुए, पर वह चेहरा वही था। रवि। बाबा ने कुछ नहीं कहा। रवि भी चुप रहा। फिर वर्षों की दूरी को तोड़ते हुए रवि ने अपना सिर झुका दिया और बमुश्किल बोला, बाबा। बाबा का दिल कांप गया। यह एक शब्द जिसे उन्होंने 10 वर्षों से नहीं सुना था, आज बरसात के शोर में भी सबसे स्पष्ट था। रवि ने आगे बढ़कर दरवाजे की चौखट पर घुटनों के बल बैठते हुए कहा, मैं माफी मांगने लायक नहीं हूं, फिर भी आया हूं। अगर आप चाहें तो मुझे फिर से भगा सकते हैं, लेकिन आज मैं भागूंगा नहीं। बाबा आगे बढ़े। उनका चेहरा कठोर नहीं था, बस थका हुआ था। उन्होंने रवि की ओर देखा, जो अब भी झुका हुआ था, आंखें बरसात और आंसुओं से भीगी हुई। तू भीग रहा है, बाबा ने कहा, भीतर आ जा। रवि ने सिर उठाया। उस एक वाक्य में किसी क्रोध का नहीं, बल्कि स्वीकृति का स्वर था।
वह उठा और दरवाजे के भीतर कदम रखा। वर्षों बाद उस घर की दहलीज को पार किया जिसे उसने एक बार गुस्से में छोड़ दिया था। बाबा ने एक तौलिया बढ़ाया और चाय की ओर इशारा किया। दोनों ने कुछ देर तक बिना कुछ कहे चाय पी। फिर रवि ने धीरे से कहा, मैं बहुत कुछ कहना चाहता था बाबा, लेकिन हर बार शब्द नहीं मिले। बाबा ने चाय का प्याला नीचे रखा और बोले, और मैं बहुत कुछ सुनना चाहता था पर कभी खुद से पूछ नहीं पाया। फिर कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद रवि ने कहा, मीरा ने आपको सब बताया? हाँ, बाबा बोले। वह मेरे जीवन की सबसे बड़ी मदद थी, रवि ने कहा। मैं टूट चुका था, अंदर से खाली हो गया था। कोई भी उम्मीद नहीं बची थी। पर वह मुझे खींच लाई वापस जीने की ओर। बाबा ने सिर्फ सिर हिलाया। मैं चाहता था कि खुद आकर वह कड़ा आपको दूं, रवि ने आगे कहा। पर मुझमें हिम्मत नहीं थी। मैं सोचता था शायद आपने मुझे भुला दिया होगा या नफरत करने लगे होंगे। बाबा अरुण ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, बेटा, नफरत उन चीजों से होती है जो महत्वपूर्ण नहीं होती। तू तो मेरी सांसों में बसा रहा, हर दिन हर रात। रवि की आंखों में आंसू भर आए। बाबा ने अपनी जेब से वह चिट्ठी निकाली जो उन्होंने वर्षों पहले लिखी थी और रवि की ओर बढ़ा दी। यह मैंने कभी भेज नहीं पाई, उन्होंने कहा। शायद भेजता तो तू पहले आ जाता। रवि ने चिट्ठी खोली। पुराने पीले पड़े कागज पर लिखी गई स्याही की हर पंक्ति उसके दिल में उतरती गई। पढ़ते पढ़ते वह फूट फूट कर रोने लगा। बाबा ने पहली बार अपने हाथ उसके कंधे पर रखे। चल, उन्होंने कहा, कपड़े बदल ले और फिर खाना खा। क्या मैं यहीं रह सकता हूँ बाबा? रवि ने कांपती आवाज में पूछा। बाबा ने बिना एक पल रुके कहा, यह तेरा घर है, हमेशा था। उस रात वर्षों बाद घर के भीतर दो लोगों की आवाजें थीं, एक पिता और पुत्र की। चूल्हे की आंच अब और गहराई से जल रही थी और बाहर बारिश की बूंदें अब सांस बन गई थीं, एक नए आरंभ का। धौलागिरी की पहाड़ियों पर अगली सुबह कुछ अलग थी। सूरज की पहली किरण जब बाबा अरुण के घर की छत पर पड़ी तो भीतर एक नई हलचल थी। वर्षों से बंद पड़ा वह कमरा जहां कभी रवि सोया करता था अब फिर से खुल गया था। बाबा दरवाजे के पास खड़े होकर कमरे को देख रहे थे। बिस्तर पर एक थका हुआ शरीर गहरी नींद में था। वर्षों की भटकन और आत्मग्लानि अब नींद की चादर में सिमट गई थी। रवि, वह लौट आया था। बाबा ने अपने आप से कहा, अब शुरुआत है फिर से। उस दिन उन्होंने गांव के कारीगर को बुलाया। लकड़ी की खिड़कियां दुरुस्त कराई गईं, टूटे हुए छप्पर की मरम्मत शुरू हुई। कुछ ही घंटों में गांव वालों को पता चल गया कि रवि लौट आया है। कुछ लोग चुपचाप देखकर निकल गए, कुछ ने नमस्ते की और कुछ ने सिर हिलाकर पुरानी बातों को याद किया। रवि को यह सब थोड़ा अजनबी लगा। यह वही गांव था जहां वह बड़ा हुआ था, लेकिन अब वह हर निगाह में सवाल देख सकता था, आलोचना, सहानुभूति या सिर्फ मौन जिज्ञासा। शाम को बाबा ने धीरे से कहा, कल से दुकान खोल लें। रवि ने आश्चर्य से पूछा, कौन सी दुकान? तू बचपन में इलेक्ट्रॉनिक चीजों को ठीक करता था। गांव में अभी भी रेडियो, पंखे और पुराने बल्ब की जरूरत है। क्यों न यहीं घर के बाहर एक छोटी सी मरम्मत की दुकान खोल ली जाए। रवि कुछ क्षण चुप रहा। लोग क्या कहेंगे? बाबा ने मुस्कुराकर कहा, लोग बहुत कुछ कहते हैं। पहले भी कहते थे, अब भी कहेंगे। पर रोटी तेरे हाथ से बनानी है, तेरे आत्मसम्मान से। रवि ने सहमति में सिर हिलाया। अगले दिन दोनों ने मिलकर घर के सामने की छोटी सी जगह को साफ किया। एक पुरानी टेबल, कुछ औजार, एक टीन की तख्ती जिस पर रवि ने खुद लिखा, रवि रिपेयर शॉप। यह कोई भव्य शुरुआत नहीं थी,
पर यह एक घोषणा थी कि वह लौट आया है और अब छिपेगा नहीं। पहले दिन कोई ग्राहक नहीं आया। दूसरे दिन एक बुजुर्ग महिला एक टूटा हुआ बल्ब लेकर आई। तीसरे दिन एक लड़का रेडियो लेकर आया जो वर्षों से बंद पड़ा था। धीरे धीरे दुकान पर लोग आने लगे। बाबा ने चुपचाप सब देखा। रवि की आंखों में फिर से चमक लौट रही थी, पर साथ ही कभी कभी एक गहरी उदासी भी झलक जाती। रात को जब खाना खाकर दोनों बरामदे में बैठे तो बाबा ने पूछा, तू अब कैसा महसूस करता है? रवि ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, शरीर यहाँ है पर मन अब भी वहां अटका है जहां सब कुछ खो गया था। क्या मीरा के साथ संपर्क है? नहीं, रवि ने धीमे से कहा। वह बहुत कुछ कर गई मेरे लिए और मैंने उसे सिर्फ दुख दिए। वह चाहती थी कि मैं लौट जाऊं और मैं भागता रहा। मैं उससे आंख मिलाने लायक नहीं रहा। बाबा चुप हो गए। कुछ देर बाद रवि ने खुद से पूछते हुए कहा, क्या इंसान एक ही जीवन में दोबारा जन्म ले सकता है, बाबा? बाबा ने उत्तर दिया, अगर वह अपने अतीत को देख सके, उसे स्वीकार कर सके और फिर भी आगे बढ़ सके, तो हाँ, जीवन फिर से जिया जा सकता है। रवि ने उनकी बातों को सुना, पर चेहरा अब भी बोझिल था। उस रात रवि नींद में बड़बड़ाने लगा। बाबा ने सुना, मत छोड़ो, मैं गिर जाऊंगा। बाबा कमरे में गए और देखा कि रवि पसीने से भीगा हुआ है। वह जाग नहीं रहा था, पर उसके चेहरे पर गहरी पीड़ा थी। बाबा ने उसके माथे पर हाथ रखा और पहली बार महसूस किया कि लौट आना और लौट कर जीना दो बहुत अलग बातें हैं। अगले दिन जब रवि काम कर रहा था, एक छोटी लड़की अपनी मां के साथ दुकान पर आई। उसका खिलौना टूट गया था, एक बैटरी से चलने वाली छोटी ट्रेन। रवि ने उसे ठीक किया और जब ट्रेन फिर से चलने लगी, लड़की खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी सुनकर रवि के चेहरे पर पहली बार एक सच्ची मुस्कान आई। बाबा ने उस पल को देखा और सोचा, शायद घाव भरना शुरू हो चुका है। लेकिन उसी शाम एक पुराना खत बाबा के नाम आया। एक सरकारी डाकिया लेकर आया था। उस पर मुहर थी, मुंबई से। बाबा ने जब लिफाफा खोला तो अंदर एक चिट्ठी थी, रवि की हस्तलिपि में लिखी हुई, तारीख 5 साल पुरानी। उन्होंने चौंक कर रवि को बुलाया, यह तूने भेजा था? रवि ने लिफाफा देखा और एक झटके में उसके हाथ कांपने लगे। यह वह चिट्ठी है जो मैंने उस दिन भेजी थी जब मैं। वह बोलते बोलते रुक गया। बाबा ने पूछा, क्या हुआ था उस दिन? रवि ने चुपचाप चिट्ठी खोली और खुद पढ़ने लगा। बाबा, जब आप यह पढ़े तो शायद मैं इस दुनिया में न रहूं, पर मैं चाहता था कि आप जाने मैंने कभी आपसे नफरत नहीं की। मैंने बस खुद से उम्मीदें खो दी थीं। मुझे माफ कर देना। अगर अगला जन्म होता है तो मैं फिर से आपका बेटा बनना चाहूंगा। बाबा की आंखें नम हो गईं। रवि की आंखों से आंसू बहने लगे। वह पल एक खामोश विस्फोट की तरह था, एक टूटन जो बहुत पहले हो चुकी थी, अब शब्दों में सामने थी। बाबा ने रवि को अपनी बाहों में भर लिया। तू अब मेरे सामने है, उन्होंने कहा। तू जिंदा है। यही सबसे बड़ा वरदान है। उस रात दोनों ने फिर से एक चूल्हे के पास बैठकर खाना खाया और पहली बार बिना कोई शब्द बोले दोनों ने अतीत को थोड़े और पीछे धकेल दिया। बाबा अरुण की रातें अब थोड़ी शांत हो गई थीं, लेकिन रवि की आंखों में अब भी कभी कभी नींद नहीं उतरती थी। दुकान धीरे धीरे चलने लगी थी, गांव वाले अब बात करने लगे थे और कुछ एक पुराने दोस्त भी मिलने आने लगे थे। बावजूद इसके रवि का मन भीतर ही भीतर कुछ दबा हुआ सा था, जैसे कोई दरवाजा उसने अभी तक खुद के भीतर नहीं खोला था। एक शाम जब बारिश रुकी हुई थी और हवा में हल्की नमी थी,
बाबा ने रवि से पूछा, क्या तू अब भी उस चिट्ठी के दिन के बारे में सोचता है? रवि कुछ देर खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, उस दिन मैंने तय कर लिया था बाबा कि मैं अब और नहीं बचूंगा। बाबा चौंक गए। तय कर लिया था? मतलब? मैं मरीन ड्राइव की उस रेलिंग पर खड़ा था, रवि ने कहा। मुंबई की लहरें रात में और ऊंची लगती हैं। नीचे अंधेरा था और भीतर और भी गहरा। मुझे लगा यही आखिरी रास्ता है। कोई भी मुझे नहीं रोकेगा। बाबा कुछ बोल नहीं पाए। तभी रवि ने आगे कहा, एक लड़की मेरे पास आई। बिना कुछ कहे उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ ठंडा था, पर उसकी पकड़ मजबूत। उसने मुझे कुछ नहीं समझाया, सिर्फ खड़ा किया और कहा, चलो बस इतना ही काफी है आज के लिए। वो मीरा थी? बाबा ने पूछा। रवि ने सिर हिलाया। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। वो वहां क्या कर रही थी मुझे नहीं पता, लेकिन उसके एक स्पर्श ने सब रोक दिया। मैं उसके साथ चल पड़ा। उसने मुझे एक कप चाय पिलाई और रात भर अपने पीजी के बाहर बिठाकर रखा। बाबा अब उसकी बातों में पूरी तरह डूब चुके थे। उसके बाद रवि ने आगे कहा, मैंने जीने की कोशिश शुरू की। छोटे छोटे काम किए। उसने अपने पैसे से मेरे लिए अस्पताल की फीस भरी जब मैं बीमार पड़ा। उसने मेरे लिए काम ढूंढा। उसने मेरे गुस्से और शर्म को सहा। और फिर जब मैंने कहा कि मैं गांव लौटना चाहता हूं तो उसने खुद चलने की बात कही। मैंने कहा, तुम क्यों आओगी? तो उसने कहा, क्योंकि किसी को चाहिए कि वो तुम्हारा हाथ थामे रखे। बाबा की आंखें भर आईं। वे कुछ कहना चाहते थे, पर शब्द नहीं मिले। लेकिन रवि की आवाज भारी हो गई जब गांव के बाहर पहुंचे और उसने कहा कि वह आपके सामने जाएगी और मैं पीछे छिप गया। मुझे डर लग रहा था। वह हंसी और बोली, तुम्हारा डर आज मेरे हाथ में है। मैं इसे संभाल लूंगी। तू उसे क्यों नहीं रोका? बाबा ने शांत स्वर में पूछा। मैं डर गया था, रवि ने जवाब दिया। मैंने सोचा अगर आप उसे भी नकार दें तो शायद वो भी मुझे छोड़ दे। लेकिन उसने कभी कोई शिकायत नहीं की। तू अब उससे मिलना नहीं चाहता? बाबा की आवाज में एक आग्रह था। चाहता हूं, रवि बोला। हर दिन। पर मैं नहीं जानता कि वो अब कहाँ है। जब मैं लौट आया उसने पीछे मुड़कर कभी संपर्क नहीं किया। बाबा उठे, कमरे में चले और मीरा की वह चिट्ठी निकाल लाए जो उसने कड़े के साथ छोड़ी थी। इसमें एक अस्पताल का नाम था। बाबा ने कहा, अगर वह वहां भर्ती थी तो हो सकता है उसके पते या संपर्क वहां दर्ज हों। रवि ने चिट्ठी ली और पढ़ने लगा। राजकीय महिला चिकित्सालय, शिमला। वह तुरंत खड़ा हो गया। क्या हम वहां जा सकते हैं, बाबा? बाबा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो उन्होंने वर्षों में नहीं देखी थी। कल सुबह, उन्होंने कहा। पहली गाड़ी से। अगली सुबह धौलागिरी की पहाड़ियों से नीचे उतरती हुई सड़क पर दो छायाएं साथ चल रही थीं, एक पिता और एक पुत्र। शिमला का अस्पताल छोटा था, लेकिन सुव्यवस्थित। रिसेप्शन पर रवि ने अपना नाम और मीरा का नाम बताया। कंप्यूटर पर कुछ देर तक जानकारी खोजने के बाद नर्स ने कहा, हाँ, मीरा शर्मा पिछले महीने ही यहाँ भर्ती थीं। अब डिस्चार्ज हो चुकी हैं। क्या आप उनका पता या संपर्क दे सकती हैं? रवि ने पूछा। माफ कीजिए, नर्स ने जवाब दिया, हम निजी जानकारी साझा नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने एक चिट्ठी यहाँ छोड़ी थी। कहा था कि अगर कोई रवि नाम का युवक पूछे तो यह दे देना। रवि की सांस थम गई। नर्स ने एक छोटा सा लिफाफा निकाला और रवि को सौंप दिया। उसके हाथ कांप रहे थे।
बाबा ने उसकी पीठ पर हाथ रखा, वह साथ खड़े थे। रवि ने चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, रवि, जब तुम यह पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम वापस लौट चुके हो अपने घर, अपने बाबा और शायद खुद के पास भी। मैं यहां से जा रही हूं एक नई जगह, एक नई शुरुआत के लिए। तुम्हें माफी नहीं चाहिए। तुमने जो किया वह डर में किया, और डर कोई पाप नहीं होता जब तक हम उससे बाहर आना चाहें। अगर किस्मत ने चाहा तो फिर मिलेंगे। तब तक अपने लिए जीना, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो। मीरा। रवि चुपचाप खड़ा रहा। बाबा ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें नम थीं, पर चेहरे पर एक संतोष था। वह चिट्ठी जेब में रखी गई। रवि ने बाहर आसमान की ओर देखा, हल्के बादल अब छंट रहे थे। सूरज की एक किरण उसके चेहरे पर पड़ी। बाबा ने कहा, चल बेटा, बहुत कुछ अब भी बाकी है। और वे दोनों उस अस्पताल की सीढ़ियों से नीचे उतर गए, जैसे किसी पुराने दुख की छत से नीचे उतरकर नए जीवन की जमीन पर आ गए हों। शिमला से लौटते समय पहाड़ों पर फिर से बादल उतर आए थे, लेकिन इस बार वह घने और डरावने नहीं थे। उनके बीच से सूरज की रेखाएं छन छन कर आती, जैसे कोई बता रहा हो, अंधेरे के भीतर भी उजाला संभव है। गाड़ी में बैठे हुए रवि चुप था। बाबा अरुण बगल में बैठकर खिड़की से बाहर देख रहे थे, पर उनका ध्यान बेटे के चेहरे पर भी था। मीरा की चिट्ठी ने उसे तोड़ भी दिया था और एक साथ भीतर कुछ जोड़ भी दिया था। अगर किस्मत ने चाहा तो फिर मिलेंगे। ये शब्द उसके भीतर गूंज रहे थे। रवि जानता था कि अब उसकी जिंदगी का अगला अध्याय शुरू हो चुका है, बिना किसी निश्चितता के, बिना मीरा के साथ होने की गारंटी के, लेकिन अब वह तैयार था अकेले खड़े रहने के लिए। धौलागिरी लौटने के बाद कुछ बदल गया था। गांव के लोग अब रवि को सिर्फ एक लौटे हुए बेटे की तरह नहीं, एक मेहनती और गंभीर युवक की तरह देखने लगे थे। उसकी दुकान पर रोज कुछ नया आता, टूटे हुए ट्रांजिस्टर, घड़ी, रेडियो या पुराने बल्ब। हर बार जब वह किसी चीज को ठीक करता, उसके भीतर कुछ और ठीक हो जाता। एक दिन एक स्कूली बच्चा अपनी साइकिल लेकर आया। चेन उतर गई थी और ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। रवि ने उसे प्यार से बैठाया और साइकिल ठीक करने लगा। बच्चा बोलता रहा, स्कूल, अध्यापक, दोस्तों के बारे में। अचानक उसने पूछा, भैया, आपकी मम्मी कहाँ हैं? रवि चुप हो गया। फिर मुस्कुराकर बोला, वो अब बहुत दूर हैं, एक सितारे की तरह। लेकिन हर रात मैं उन्हें देखता हूँ। बच्चा मुस्कुरा दिया। फिर तो आप बहुत किस्मत वाले हैं, मेरी मम्मी तो मुझे बस होमवर्क करने को कहती हैं। रवि हंस पड़ा, एक खुली, सच्ची हंसी। बाबा ने दूर से देखा और सोचा, अब उसका मन जीने लगा है। उस रात रवि ने बाबा से पूछा, क्या मुझे अब फिर से लिखना चाहिए? क्या मतलब? बाबा ने पूछा। चिट्ठियां, रवि ने जवाब दिया। मैं कभी कभी सोचता हूं कि जो बातें मैं खुद से नहीं कह पाता, शायद उन्हें कागज पर लिखना आसान हो। बाबा ने हामी भरी। लिखना अच्छा होता है। यह आत्मा की सफाई जैसा है। उस रात रवि ने पहली बार अपने लिए एक चिट्ठी लिखी। वह अपने अतीत के नाम थी। प्रिय रवि, तुमने बहुत कुछ सहा। तुमने डर में जिया, शर्म में जिया और कभी कभी खुद से नफरत भी की। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम खुद को पकड़ो। तुमने जो खोया वह अब वापस नहीं आएगा, पर जो शेष है उसे तुम सुंदर बना सकते हो। मीरा गई है, लेकिन वह तुम्हारे भीतर है, उसकी आवाज, उसका साहस। बाबा अब तुम्हारे साथ हैं। और सबसे बड़ी बात, तुम अब खुद के साथ हो। अब चलो, धीरे धीरे पर आगे। रवि
सुबह उस चिट्ठी को रवि ने अपने तकिए के नीचे रख दिया, जैसे कोई वादा अपने ही भीतर बांध लिया हो। दिन बीतने लगे। रवि अब कभी कभी स्कूल भी जाता, बच्चों को पुराने रेडियो या घड़ी के हिस्से समझाने। गांव के अध्यापक ने कहा, तुम बच्चों के लिए एक प्रेरणा बन सकते हो। रवि को यह बात अजीब लगी। प्रेरणा? वह जो खुद टूटा था अब किसी और को दिशा दे सकता है। पर फिर एक दिन एक किशोरी, जिसकी घड़ी उसने ठीक की थी, बोली, आपसे मिलकर लगता है कि गिरने के बाद भी खड़ा हुआ जा सकता है। यह सुनकर रवि देर तक चुप रहा। उस शाम उसने बाबा से कहा, मैं एक किताब लिखना चाहता हूँ। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, तू जो कहना चाहता है वह लोगों तक पहुंचना चाहिए। शुरू कर। रवि ने अपनी पुरानी डायरी निकाली, जिसमें कभी उसके टूटे हुए ख्वाब थे। अब वह उन्हें शब्द देने लगा, द सिल्वर बैंगल के नाम से। उसने पहले अध्याय का शीर्षक रखा, जब डर ने मेरा हाथ पकड़ा। बाबा रोज रात को उस डायरी के पन्ने पढ़ते और हर बार उन्हें लगता जैसे रवि अब खुद को पहचानने लगा है। एक दिन जब वह अपनी दुकान पर बैठा था, डाकिया आया। तुम्हारे नाम एक चिट्ठी है, उसने कहा। रवि ने चौंक कर लिफाफा लिया। हस्ताक्षर परिचित था। मीरा। चिट्ठी छोटी थी। रवि, मुझे खुशी है कि तुमने लिखना शुरू किया। मुझे एक दोस्त ने बताया कि तुम बच्चों को सिखा रहे हो। मुझे और क्या चाहिए था। मैं अभी दूर हूं, लेकिन अब पहले जैसी दूरी नहीं है। अगर कभी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें पढ़ रहा है तो समझ लेना मैं हूं। अपने शब्दों में सच्चाई रखना। तुम अब खुद के लेखक हो। मीरा। रवि ने चिट्ठी को बंद किया और एक लंबी सांस ली। अब वह जानता था वह खोया नहीं है। वह लिख रहा है, जी रहा है, और जीवन अब उसकी ही कहानी है। धौलागिरी की सुबह अब रवि के लिए एक नई शुरुआत जैसी होती थी। वह सूरज की पहली किरण के साथ उठता, दुकान के बाहर झाड़ू लगाता और फिर बाबा के लिए चाय बनाता। गांव के बच्चे अब उसे रवि भैया कहकर बुलाने लगे थे और स्कूल के मास्टर जी हर हफ्ते उसे आमंत्रित करते थे, भी पुराने यंत्रों पर बात करने के लिए तो कभी जीवन की कहानियां सुनाने के लिए। बाबा अरुण, जो कभी खुद में सिमटे रहते थे, अब हर शाम दुकान के पास बैठते और किसी न किसी से बतियाते रहते। उनकी आंखों में अब एक संतोष था, जैसे कोई अधूरी कहानी अब पूर्णता की ओर बढ़ रही हो। रवि की किताब सिल्वर धीरे धीरे आकार ले रही थी। हर अध्याय उसके जीवन का एक टुकड़ा था। मीरा की बातें, मुंबई की गलियां, मरीन ड्राइव की वो रात और बाबा की चुप्पी। अब वह लिखते हुए रोता नहीं था, बल्कि समझता था। एक दिन गांव के डाकिये ने फिर से एक चिट्ठी दी। इस बार चिट्ठी की लिखावट जानी पहचानी नहीं थी। रवि ने लिफाफा खोला। अंदर एक साधारण कागज पर लिखा था, मुझे तुम्हारी किताब के बारे में किसी ने बताया। मैंने भी कभी एक किताब शुरू की थी, कैसे पिता बनने की कोशिश में मैं खुद से हार गया। मैं धौलागिरी आ रहा हूं। रमेश। रवि के हाथ कांप गए। रमेश उसका मामा, वही जिसने कभी उसके पिता से लड़ाई की थी और जिसके कारण घर की बहुत सी दरारें बनी थीं। बचपन में वह रमेश मामा को पसंद करता था, लेकिन बाद में जब उसे पता चला कि उन्होंने ही बाबा के खिलाफ रवि को भड़काया था, तो वह टूट गया था। बाबा भी चुप हो गए जब उन्होंने चिट्ठी देखी। तू क्या चाहता है? बाबा ने शांत स्वर में पूछा। रवि कुछ पल सोचता रहा। मैं नहीं जानता। शायद अब मैं किसी से नफरत नहीं करना चाहता। बाबा ने सिर हिलाया। मैं भी। 2 दिन बाद रमेश आया। वह पहले जैसा नहीं दिखता था। उम्र की रेखाएं चेहरे पर थीं,
चाल धीमी थी और आंखों में पश्चाताप। उसने दरवाजे पर खड़े होकर सिर्फ इतना कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? बाबा अरुण उठे और दरवाजा खोल दिया। आ जाओ, देरी तो बहुत कर दी तुमने। रमेश अंदर आया और चुपचाप बैठ गया। तीनों ने साथ में चाय पी। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई आरोप नहीं, सिर्फ मौन जो अब सजा नहीं था बल्कि समय का एक हिस्सा बन गया था। रमेश ने कहा, मैंने बहुत सालों तक खुद को सही साबित करने की कोशिश की और हर बार गलत साबित होता गया। जब मुझे पता चला कि रवि लौट आया है और फिर तुम्हारी किताब के बारे में सुना तो मुझे लगा कि मैं एक बार फिर माफी मांग सकता हूँ। बाबा ने सिर्फ इतना कहा, माफी शब्दों से नहीं, वक्त से साबित होती है। रवि ने रमेश की ओर देखा, अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो आप बच्चों के लिए कुछ कीजिए। गांव में एक पुराना कमरा है जहां हम एक छोटी सी लाइब्रेरी शुरू कर सकते हैं। आप किताबें पढ़ सकते हैं, बच्चों को सुना सकते हैं। उन्हें कहानियां चाहिए और शायद हमें भी। रमेश की आंखें भर आईं। मैं करूंगा, यही मेरा प्रायश्चित होगा। उस दिन से गांव में बदलाव की हवा चलने लगी। पुराने पंचायत भवन का एक कमरा साफ किया गया। उसमें एक पुरानी अलमारी रखी गई और बाबा की मदद से गांव वालों से किताबें जमा की गईं। बच्चों के लिए यह एक नई दुनिया थी और बड़ों के लिए भी एक नई शुरुआत। रवि ने उस कमरे की दीवार पर एक पंक्ति लिखी, हर टूटी हुई चीज को फिर से जोड़ सकते हैं अगर उसे समझा जाए। लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ। बाबा ने फीता काटा और गांव के बच्चों ने तालियां बजाईं। रवि ने उस दिन मीरा के नाम एक और चिट्ठी लिखी। मीरा, तुमने मुझ में जो देखा था वह अब धीरे धीरे उभर रहा है। मैं अब सिर्फ जीवित नहीं हूं, मैं जी रहा हूं। मामा लौटे हैं, बाबा मुस्कराते हैं और बच्चे कहानियां सुनना चाहते हैं। मुझे नहीं पता तुम कहाँ हो, लेकिन मुझे यकीन है तुम जो बीज बोकर गई थीं, वह अब पेड़ बन गया है। रवि रवि ने उस चिट्ठी को डाक में नहीं डाला। वह जानता था अब उसे शब्दों को हवा में उड़ाने की जरूरत नहीं थी, अब वो हवा खुद उसके भीतर बह रही थी। उस रात जब गांव में सब सो चुके थे, रवि बरामदे में बैठा था। आकाश साफ था, सितारों से भरा। एक तारा टूटकर गिरा। रवि ने आंखें बंद कीं और एक संकल्प लिया, अब कोई और नहीं टूटेगा अगर वह रोक सकता है। धौलागिरी की पहाड़ियों पर सुबह की धूप अब हर दिन नई लगती थी। रवि की दिनचर्या अब स्थिर हो चली थी। दुकान पर रोज कोई न कोई आता, लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ते और शाम को गांव के कुछ युवक उसके साथ बैठकर जिंदगी की बातें करते। उसने अपने घर के आंगन में कुछ फूल भी लगा दिए थे, गेंदा, गुलाब और एक नीली बेल जो मीरा को बहुत पसंद थी। बाबा हर दिन सुबह अखबार पढ़ते और चाय पीते समय कहा करते, अब यह घर फिर से घर जैसा लगता है। लेकिन रवि जानता था एक हिस्सा अब भी अधूरा था। मीरा की अंतिम चिट्ठी के बाद से कोई और संदेश नहीं आया था, न कोई पता, न संकेत। फिर भी एक उम्मीद रोज उसके भीतर हौले से उठती और शाम तक चुपचाप बैठ जाती। एक दिन पोस्टमैन फिर से आया। इस बार उसके पास एक किताब थी, रवि के नाम पंजीकृत। रवि ने किताब देखी। शीर्षक था ब्रह्मपथ। लेखक का नाम था एम शर्मा। वह चौंक गया। मीरा। उसने तुरंत किताब खोली। पहले पन्ने पर एक हस्तलिखित नोट था, रवि, कभी कभी किसी के जीवन की सबसे सुंदर कविता मौन में लिखी जाती है। मेरी यह किताब मेरे और तुम्हारे बीच के उस मौन की स्मृति है। तुमने मुझे जिंदा रखा
अब मुझे उम्मीद है यह शब्द तुम्हें उड़ान देंगे। मीरा। रवि देर तक उस नोट को देखता रहा, फिर किताब के पन्ने पलटने लगा। हर अध्याय एक कविता थी, कभी धुंधली कभी उजली, कहीं कहीं पर ऐसे शब्द जो ठीक वही कह रहे थे जो रवि ने सोचा था लेकिन कभी कह नहीं पाया। उसने बाबा को वह नोट पढ़कर सुनाया। बाबा ने ध्यान से सुना, फिर पूछा, क्या अब तू उससे मिलने जाएगा? रवि ने उत्तर नहीं दिया। वह खुद नहीं जानता था। उस रात उसने खुद से एक सवाल किया, क्या प्रेम का अर्थ केवल मिलना होता है, या कभी कभी दूर रहकर किसी की रोशनी बने रहना भी प्रेम होता है? अगले दिन रवि ने गांव की लाइब्रेरी में बच्चों के लिए एक कार्यक्रम रखा, कविता और कहानियों की संध्या। उसने मीरा की किताब की कुछ पंक्तियां पढ़ी। चांदनी को छूना जरूरी नहीं, उसका होना ही काफी है। कभी कभी जो चला गया वह वहीं ठहर जाता है हमारे भीतर। बच्चों ने ताली बजाई। किसी ने पूछा, ये किसने लिखा है? रवि भैया। रवि ने मुस्कराकर कहा, एक दोस्त ने जो अब भी मेरे साथ है, बस शब्दों में। उस दिन शाम को बाबा ने पूछा, क्या तू उसके बिना जी सकता है? रवि ने कहा, मैं उसके बिना नहीं जी रहा बाबा। मैं उसके साथ जी रहा हूं, उसकी आवाज, उसकी सोच, उसकी कहानियों के साथ। कभी वो मेरी चुप्पियों में आकर बैठ जाती है। बाबा ने सिर हिलाया। फिर भी अगर कभी वो सामने आकर कहे कि चलो फिर से साथ चले तो क्या करेगा? रवि चुप हो गया। यही तो सवाल था जो उसके भीतर रोज उठता था, और वह हर बार उसे टाल देता था। उस रात पहली बार उसने जवाब लिखने की कोशिश की। मीरा, तुम्हारी किताब ने मुझे मेरे भीतर की खामोश जगहों में ले जाकर बिठा दिया। वहां पर कोई शोर नहीं है, कोई भीड़ नहीं, बस एक सच है कि प्रेम का मतलब हमेशा साथ होना नहीं होता। अगर तुम कभी लौटना चाहो तो यह दरवाजा खुला है, और अगर नहीं लौटो तो जान लो तुम यहीं हो, मेरे शब्दों में, मेरे सांसों में। रवि। उसने चिट्ठी डाक में नहीं डाली, बस किताब के बीच रख दी। मीरा जानती थी कहाँ ढूंढना है। कुछ दिनों बाद गांव के स्कूल से एक निमंत्रण आया। राज्य स्तरीय युवा साहित्य मेला में रवि को आमंत्रित किया गया था, अपने जीवन और लेखन के अनुभव साझा करने के लिए। बाबा ने कहा, जा, यह तेरा समय है। रवि ने किताब, डायरी और वह चिट्ठी बैग में रखी और निकल पड़ा। सम्मेलन में उसका सत्र देर शाम था। जब मंच पर उसका नाम पुकारा गया तो दर्शकों में बहुत से युवा बैठे थे, कुछ लेखक, कुछ विद्यार्थी, कुछ बस सुनने वाले। रवि ने माइक पकड़ा। मैं कोई बड़ा लेखक नहीं हूं, उसने कहा। मैं बस एक टूटी हुई कहानी का किरदार हूं, जिसे किसी ने समय पर पकड़ लिया और फिर खुद से जोड़ दिया। उसने द सिल्वर बैंगल के अंश पढ़े और मीरा की किताब से भी कुछ कविताएं। बोलते बोलते उसकी नजर सबसे पीछे एक छाया पर पड़ी, काली साड़ी, खुले बाल और नीली रेशमी दुपट्टा। दिल की धड़कन तेज हो गई। सत्र समाप्त हुआ। लोग बधाई देने आए। कुछ ने किताबों पर हस्ताक्षर कराए, लेकिन वह चेहरा अब वहां नहीं था। रवि भागते हुए बाहर आया। सिर्फ हवा थी। लेकिन तभी गार्डन की बेंच पर वह किताब रखी थी, मीरा की, जिसके पहले पन्ने पर नया नोट था। मैं आई थी, रवि। तुम्हें बोलते हुए सुना और महसूस किया कि मैं हमेशा यहीं थी। शब्दों में, मैं फिर लौटूंगी जब लौटना होगा। मीरा। रवि ने किताब उठाई, आंखें बंद कीं और मुस्कराया। अब उसे किसी उत्तर की जरूरत नहीं थी। प्रेम अब किसी प्रतीक्षा में नहीं था। वह अब प्रेरणा बन चुका था।
धौलागिरी की पहाड़ियों पर अब शरद ऋतु दस्तक दे चुकी थी। हवा में हल्की ठंडक थी और पत्तियां सुनहरी होकर जमीन पर गिरने लगी थीं। रवि की दुकान अब पहले जैसी नहीं रही थी, वह अब गांव की सबसे प्रिय जगह बन गई थी। बच्चे वहां बैठकर किताबें पढ़ते, युवा सलाह लेने आते और बुजुर्ग बस बैठकर उसकी बातें सुनते। लाइब्रेरी अब एक समुदाय केंद्र बन गई थी, जहां शब्दों से जख्म भरते थे और कहानियां नई दिशा देती थीं। रवि अब सिर्फ एक लेखक या दुकानदार नहीं था, वह एक संकेत बन गया था उस सच्चाई का कि जीवन चाहे जितना टूटे, उसे फिर से जोड़ा जा सकता है, अगर इरादा सच्चा हो। उस सुबह जब बाबा अरुण उठे तो उन्होंने देखा कि रवि बरामदे में बैठा एक पुराना संदूक साफ कर रहा है। बाबा ने पूछा, आज क्या योजना है? रवि मुस्कराया। आज मैं कड़ा वापस रखना चाहता हूं उस संदूक में जहां वह पहली बार रखा गया था। बाबा चुप हो गए। रवि ने संदूक खोला, अंदर एक पुरानी रेशमी पोटली निकाली और उसमें वह चांदी का कड़ा रखा, वही कड़ा जिसने पूरी कहानी को जन्म दिया था। अब इसका बोझ नहीं है, रवि ने कहा। अब यह स्मृति है। और स्मृतियां हमेशा हमारे साथ चलती हैं, लेकिन हमें बांधती नहीं। बाबा ने सिर हिलाया, गर्व और शांति दोनों उनके चेहरे पर थे। उसी शाम रवि को जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र मिला। उसमें अनुरोध था कि वह जिले के सभी सरकारी स्कूलों में युवाओं को संघर्ष और पुनर्निर्माण पर प्रेरणात्मक सत्र दे। रवि ने बाबा को चिट्ठी पढ़कर सुनाई। बाबा बोले, ये तेरा सफर है रवि। तू चला और अब लोग चाहते हैं कि तू उन्हें रास्ता दिखाए। रवि कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, लेकिन मैं अकेला नहीं गया था बाबा। मेरा साथ थी, आप थे, और वो चांदी का कड़ा भी। बाबा की आंखों में नमी आ गई। सत्र शुरू हो चुके थे। हर स्कूल में रवि को सुनने के लिए सैकड़ों बच्चे आते। वह कोई भाषण नहीं देता था, बस कहानी सुनाता था। उसने बताया कैसे डर ने उसे जकड़ा, कैसे शर्म ने उसे रोक दिया, कैसे एक हाथ ने उसे खींच लिया और कैसे शब्दों ने उसे वापस जीवन में ला दिया। बच्चे उसकी आंखों में देख पाते थे सच्चाई, हार, जीत और उम्मीद। एक दिन एक छोटे गांव के स्कूल में एक लड़की ने हाथ उठाकर पूछा, अगर मीरा अब कभी न लौटे तो क्या? रवि मुस्कराया। तो भी वो लौट चुकी है। वो लौट आई थी जब उसने मेरी किताब पढ़ी, जब उसने जवाब लिखा और जब मैं उसकी लिखी किताबों में खुद को पहचान पाया। प्रेम लौटता है, रूप नहीं, रूह बनकर। लड़की कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैं भी लिखूंगी। रवि ने जवाब दिया, और मैं पढ़ूंगा। कई महीने बीत गए। मीरा फिर नहीं आई। न कोई चिट्ठी, न संदेश। लेकिन अब रवि को इंतजार नहीं करना पड़ता था। वह जानता था कुछ लोग हमारी कहानी का हिस्सा बनकर ही अमर हो जाते हैं। एक वर्ष बाद रवि की किताब द सिल्वर बैंगल को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार मिला। दिल्ली में आयोजित एक समारोह में उसे आमंत्रित किया गया। बाबा भी साथ गए। समारोह में मंच से जब रवि ने बोलना शुरू किया तो सबसे पहली पंक्ति में बैठे किसी ने धीरे से हाथ उठाया। रवि की नजर गई वही नीली रेशमी दुपट्टा। वह मीरा नहीं थी, पर शायद उसका कोई पाठक था, या कोई जो उसकी तरह जीना चाहता था। रवि ने मंच से कहा, यह पुरस्कार उस हर व्यक्ति के नाम है जिसने जीवन के अंधेरे में एक चांदी की किरण खोजी। यह कड़ा सिर्फ धातु नहीं, एक वादा है कि हम फिर से उठ सकते हैं। और अगर हम खुद नहीं उठ पाए तो कोई हमारा हाथ पकड़ लेगा। तालियों की गूंज देर तक रही। बाबा ने धीरे से रवि का हाथ पकड़ लिया। अब तू किसी का कड़ा बन चुका है, उन्होंने कहा। कहानी वहीं खत्म नहीं हुई।
रवि ने अगले कुछ वर्षों में 3 और किताबें लिखीं, बिन कहे, सांस की दूरी और सूरज लौटता है। मीरा की किताबें अब स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल हो चुकी थीं। बाबा के जीवन के आखिरी दिनों में रवि ने उनके साथ हर शाम वही चाय पी, वही चूल्हे के पास बैठकर बातें की जैसे समय उल्टा चल रहा हो और हर अधूरी शाम फिर से पूरी हो रही हो। बाबा की विदाई शांत रही। रवि ने उनकी समाधि के पास एक पत्थर पर सिर्फ इतना खुदवाया, जिसने मुझे मेरी कहानी दी। कई साल बाद रवि ने गांव के स्कूल में बच्चों को एक छोटा कड़ा बनाना सिखाया, चांदी नहीं पर मिट्टी से। हर बच्चे ने एक कड़ा बनाया और उस पर अपना नाम लिखा। रवि ने कहा, ये तुम्हारा वादा है खुद से कि जब जीवन टूटे तो तुम जोड़ना याद रखोगे। एक बच्चा बोला, और अगर हम भूल जाएं? रवि ने कहा, तब ये कड़ा तुम्हें याद दिलाएगा। और उस दिन एक नई परंपरा शुरू हुई, चांदी के कड़े की परंपरा नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे अर्थ की कथा, क्षमा और पुनर्निर्माण की।